हेलो स्टूडेंट्स। हम जिस टॉपिक को स्टडी कर रहे हैं वो टॉपिक है डेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रल में डिफरेंट मेथड है, जिनमें से 2 मेथड्स को हम स्टडी ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में कर चुके हैं। स्टूडेंट्स, फर्स्ट मेथड है डेफिनेट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ सम, ऑलरेडी आपने स्टडी कर लिया है। सेकेंड मेथड है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। फंडामेंटल थ्योरम ये हमने लास्ट क्लास में स्टडी कर लिया है। स्टूडेंट, आज की क्लास में हम डेफिनेट इंटीग्रल के लिए नए मेथड स्टडी करने वाले हैं, और मेथड है डेफिनेट इंटीग्रल बाय सब्स्टिट्यूशन। स्टूडेंट्स, वर्ड को सुनते ही आपके माइंड में आ रहा होगा कि ये मेथड हमने इनडेफिनेट इंटीग्रल में भी स्टडी किया है। आज हम इस मेथड का यूज डेफिनेट इंटीग्रल में भी लगभग वैसे ही करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। हमें यहाँ एक डेफिनेट इंटीग्रल मिला है, हमें इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। देखिए स्टूडेंट्स, आप लोअर लिमिट है या अपर लिमिट है, और जिस इंटीग्रल में लिमिट्स होती है उसे हम डेफिनेट इंटीग्रल कहते हैं, और जहां लिमिट ना हो उसे हम इनडेफिनेट इंटीग्रल कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, डेफिनेट इंटीग्रल है, हमें यहाँ इस फंक्शन को ध्यान से देखना है। यहाँ से देखिए आप लोग, g डैश ऑफ x, ये जो फंक्शन है वो g ऑफ x का डेरिवेटिव है विथ रेस्पेक्ट टू x। क्या है? डेरिवेटिव। g डैश ऑफ x इस फंक्शन का क्या है? ये विथ रेस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव है। यदि गिवन फंक्शन में ऐसा हो कि कोई फंक्शन हो और उस फंक्शन का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई के फॉर्म में वहां अवेलेबल हो, तब आप कह सकते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रल हो। चाहे डेफिनेट इंटीग्रल हो, वहां पर आपको इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन यूज करना होता है। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, और इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन क्या बोलता है? आप उस फंक्शन को t से या अगर कोई वेरिएबल है उससे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो कैसे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे? देखिए आप लोग, g ऑफ x, यस, आपका ये डेरिवेटिव है, यस, तो हमें g ऑफ x को किससे सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा? t से। तो हमें यह लेना पड़ेगा लेट g ऑफ x इज इक्वल टू t। ओके स्टूडेंट्स, देन हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे विद रेस्पेक्ट टू x। g डैश ऑफ x का डेरिवेटिव लेगा dx इज इक्वल टू dt। अब आप इसको यूज करेंगे स्टूडेंट्स यहां पर। किसको यूज करेंगे? यहां यूज करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो देखिए आप लोग कैसे यूज करने वाले हैं। यहां पर है f g ऑफ x, इसको रिपीट कर रहा हूं मैं, g डैश ऑफ x dx। यहां पर जो वेरिएबल है वो कौन है स्टूडेंट्स? x। ये बहुत ध्यान से देखने की आवश्यकता है। यहां पर स्टूडेंट मिस्टेक करता है तो वेरिएबल की मिस्टेक कर देता है। गिवन क्वेश्चन का जो वेरिएबल है वो क्या है? x। और जब x है तो लिमिट किस वेरिएबल की है? x की। तो या तो आप x इक्वल टू a, x इक्वल टू b, ऐसा कुछ राइट की करना चाहिए आपको, या फिर आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि जो वेरिएबल यहाँ है वो उसकी लिमिट है। अब आगे बढ़ रहे स्टूडेंट, हम क्या करने जा रहे हैं? देखिए आप ध्यान से, हमने इसको किससे सब्स्टिट्यूट करना है? t से, ताकि ये क्या हो जाएगा? इक्वल टू dt। तो हम इसको सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं f ऑफ t, और इसको क्या राइट कर देंगे? dt। इतना सिंपल फंक्शन हो गया। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन काफी इंपोर्टेंट मेथड है। अगर आप लोगों ने इसकी क्लास अटेंड नहीं करी है तो सबसे पहले उस क्लास को आपको जरूर अटेंड करना चाहिए। रिलेटेड क्वेश्चन की अच्छी से प्रैक्टिस करनी चाहिए। अब देखिए स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर क्या है? अगर आपने a एंड b राइट कर रखा है तो कंफ्यूजन ये होगा कि वेरिएबल कौन हो गया? d। तो ये जो a एंड b है वो किसकी वैल्यू होगी? d की। जबकि यहां से पूछिए a एंड b किसकी वैल्यू है? x की। तो या तो आपके माइंड में क्लियर है कि नहीं, मैंने जरूर यहाँ पर वेरिएबल को चेंज कर लिया है, लेकिन जो लिमिट्स अभी प्रेजेंट में a एंड b है वो किस वेरिएबल की है?
जब हो तो आप सीधा सीधा x इक्वल टू ए, x इक्वल टू बी ऐसा राइट कर सकते हैं। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर स्टूडेंट्स आप सब आराम से समझ जाएंगे कि जो फंक्शन है उसका वेरिएबल t है, विद रेस्पेक्ट टू t उसका इंटीग्रल लिख रहा है, लेकिन जो लिमिट्स है वो लिमिट्स किसकी है? x। ध्यान रखना है ये t इक्वल टू ए, t इक्वल टू बी नहीं है, क्योंकि इनमें ने चेंज नहीं किया, लिमिट्स में कोई चेंजेस नहीं किया हमने, ओनली जो फंक्शन है उस फंक्शन को हमने चेंज किया है। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़े हम लोग यहाँ पर। अब करना क्या होता है आपको, यहाँ कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं। इस फंक्शन का इंटीग्रल f ऑफ t आपके पास होगा, स्टैंडर्ड फॉर्मूला होगा, अभी हम लोग ले लेते हैं कैपिटल F t। अर्जेंट में इस फंक्शन का इंटीग्रल क्या ले लेते हैं? कैपिटल F t विद रेस्पेक्ट टू t। अब आपको क्या लग रहा होगा कि यहां पर ऐसे ये क्या हो जाएगा? x इक्वल टू ए और ये हो जाएगा x इक्वल टू। ओके स्टूडेंट्स, लिमिट x के फॉर्म में चल रही है, फंक्शन t के फॉर्म में है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये फंक्शन किसकी वैल्यू बढ़ रहा है? t की, लेकिन हमारे पास वैल्यू किसकी है? x की। तो हमारे पास ऑप्शन क्या होगा कि t को x के फॉर्म में कन्वर्ट करें। t को किस फॉर्म में कन्वर्ट करें? x के फॉर्म में। तो हमारे पास वैल्यू है t की g ऑफ x, कि हमने g ऑफ x को t लेट किया था, तो आप यहाँ पर राइट कर दीजिए। क्या हो जाएगा ये स्टूडेंट्स? ऐसा हो जाएगा f g ऑफ x अब हो जाएगा x इक्वल टू a, x इक्वल टू। अब देखिए आप फंक्शन भी x के फॉर्म में, लिमिट भी x की। अब आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, कितना सिंपल स्टूडेंट्स, g ऑफ b माइनस f g ऑफ b, ये इसका आंसर होगा। कितना आसान है ये, इसका फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट मेथड है कि आप इंटीग्रेशन जो ले रहे हैं, डेफिनेट इंटीग्रल ले रहे हैं, बाय सब्स्टिट्यूशन आप इस प्रकार से कर सकते हैं। एक बार फिर से मैं आपको रिपीट कर देता हूं कैसे। आप यहां देखेंगे इस फंक्शन का डायरेक्टली इंटीग्रल आपके पास नहीं है, जब आप उसको ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा कि अरे g ऑफ x आपका जो फर्स्ट डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x है वो ये है, और जब डेरिवेटिव अवेलेबल हो फंक्शन के साथ तो वहां इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज किया जाता है। तो g ऑफ x को हमने t से सब्स्टिट्यूट किया, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x लेंगे तो ये आ जाएगा। अब आपको ये वैल्यू यहां पुट कर दीजिए, तो देखो ये फंक्शन था, हमने पुट कर दिया f t और ये हो गया dt, लेकिन फंक्शन तो t के फॉर्म में आ गया, लेकिन लिमिट्स किसकी चल रही है? x की, क्योंकि ये तो x वेरिएबल था तब की लिमिट है, लिमिट में हमने कोई चेंज किया नहीं है, तो ये x इक्वल टू। तो हम फंक्शन हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। अब इसका इंटीग्रल कैपिटल F t हमें राइट कर दिया। अब हमें लिमिट किसकी है? x की। अब दो ऑप्शन है हमारे पास, या तो t को x के फॉर्म में लाया जाए ताकि x की वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है और पुट कर देंगे, या क्या किया जाए कि t को चेंज नहीं करते तो लिमिट्स को किस फॉर्म में चेंज किया जाए? t के फॉर्म, क्योंकि ये t की वैल्यू क्या है? हमारे पास x की वैल्यू है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लोअर दोनों को t की वैल्यू में लाया जाए। t इक्वल टू क्या होगा? x इक्वल टू b है तो t इक्वल टू क्या होगा? x इक्वल टू a है तो t इक्वल टू क्या होगा? दो ऑप्शन है, दोनों में से एक ऑप्शन को आपको पकड़ना पड़ेगा। तो प्रोजेक्ट में हमने कौन सा ऑप्शन पकड़ा है कि क्यों नहीं हम t को ही x के फॉर्म में यहाँ राइट करें। तो t इक्वल टू g ऑफ x हमने माना था, ये राइट कर दिया। अब फंक्शन x के फॉर्म में लिमिट क्या इसकी? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सेकंड जो हम मेथड यहाँ यूज करेंगे, यहाँ पर जस्ट इसका अपोजिट यूज करेंगे। यहाँ पर हमने t को पुट कर दिया x में, यहाँ हम लिमिट्स को चेंज करेंगे यहाँ पर। तो देखिए आप लोग वही कार्य हम लोग करने वाले हैं। यहाँ पर इस फंक्शन का डेरिवेटिव है तो आपको करना क्या पड़ेगा? लेट g ऑफ x इज इक्वल टू t, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? g डैश ऑफ x dx इज इक्वल टू dt। ओके स्टूडेंट्स, विथ रेस्पेक्ट टू x जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये आपको मिलेगा।
हम यहाँ पर टी पुट कर देंगे, इसको हम dt से रिप्लेस कर देंगे, तो पूरा फंक्शन किसमें आ गया, t में। लेकिन लिमिट्स किसकी है, x की। तो क्यों नहीं हम लिमिट को भी किसमें कन्वर्ट कर ले, t के फॉर्म में। तो देखो if x इज इक्वल टू a, x की वैल्यू है, यहां से पता चलेगा वेरिएबल से x की वैल्यू है, x इक्वल टू a है, यहां से निकालेंगे हम, यहां से स्टूडेंट्स t इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए आप, यहां से x की वैल्यू पुट कर दीजिए आप, तो t इक्वल टू हो जाएगा g ऑफ a। देखा x इक्वल टू b, या पर लिमिट b है x की वैल्यू, देन t इक्वल टू या पुट करेंगे g b। ऐसा कर सकते हैं स्टूडेंट्स, फंक्शन भी t के फॉर्म में, वेरिएबल t के फॉर्म में, लिमिट्स भी वेरिएबल t के फॉर्म में, तो काफी आसान हो जाएगा, आपको x तक वापस रिटर्न नहीं करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं हम लोग ऐसे, a टू b ये फंक्शन है, उसको वापस से मैं कॉपी कर रहा हूं, g डैश ऑफ x। ओके स्टूडेंट्स, अब इसमें f, इसको हमने लेफ्ट किया t, f t, ये हो जाएगा dt, ये वाला स्टूडेंट dt, यहां से आ गया ये ना dt। अब लिमिट्स भी किसमें आप पुट कर दीजिए, t के फॉर्म में। कैसे, x इक्वल टू a है, हम राइट कर सकते हैं x इक्वल टू a, x इक्वल टू b। नहीं राइट कर रहे हैं तो भी हम समझ सकते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन करने वाले कौन है, हम ही तो है, तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ये x की वैल्यू है, लेकिन अब हम चाहते हैं कि फंक्शन t के फॉर्म में आ गया, तो क्यों नहीं हम लोग लिमिट को भी t के फॉर्म में कन्वर्ट कर ले। यहाँ नहीं किया था हमने, यहाँ हमने बिल्कुल भी नहीं किया था, हमने x के फॉर्म में रखा, लेकिन जब हमने इंटीग्रल लिखा तो कैपिटल F था, फिर हमने t की वैल्यू को पुट कर दिया x के फॉर्म में, फंक्शन को x के फॉर्म में लिया है हमको, ताकि लिमिट्स को चेंज नहीं करना पड़े। लेकिन हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हम लिमिट्स को भी बदलेंगे। कैसे, x इक्वल टू a है, तो t की वैल्यू क्या है आपका, t इक्वल टू g ऑफ a। x इक्वल टू b के होने पर t की वैल्यू क्या है, t इक्वल टू g ऑफ b। आप इसको ऐसा भी राइट कर सकते हैं, आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं कि अब राइट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कैलकुलेशन आपके हाथ में है, तो आपको ये पता है कि मैंने लिमिट्स को भी t के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। t इक्वल टू जरूरी नहीं है कि आप t इक्वल टू राइट करें, या आपको देखना है कि क्या मुझे ध्यान रहेगा, तो फिर तो जरूरत नहीं, आपको ध्यान नहीं रहता है, वो कंफ्यूज होता हूं, तो फिर आप t इक्वल टू x इक्वल टू ऐसा राइट कर सकते हैं। आप इसका इंटीग्रल स्टूडेंट्स कैसे होगा, स्मॉल एफ टी का इंटीग्रल हम लोग जनरली कैपिटल एफ टी ले लेते हैं, एफ टी प्लस सी। आप जानते हैं डेफिनेट इंडेफिनेट इंटीग्रल में प्लस सी होता है, लेकिन जब हम डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू लिख रहे हैं तो प्लस सी लेंगे तभी सी कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हम लोग नहीं लेते हैं। कैंसिल होना है तो फिर क्यों ले, एफ टी हो गया और ये लिमिट हो जाएगी, ये टी की वैल्यू है स्टूडेंट। फिर से मैं आपको कंफ्यूजन नहीं हो इसलिए t इक्वल टू राइट कर रहा हूं, जबकि कोई जरूरी नहीं है इसको राइट करना। ओके, अब देखिए फंक्शन t के फॉर्म में है, लिमिट्स भी किसकी है, t की, तब तो फिर आपको ये x में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि लिमिट्स को हमने t इक्वल टू यहाँ पर कैलकुलेट कर दिया। यहाँ हमने क्या किया था, t की वैल्यू को हमने वापस रिप्लेस किया था। क्यों किया था, क्योंकि यहाँ लिमिट किसकी है, x इक्वल टू a, x इक्वल टू b, तो आप x के पहले पर ही तो ये लिमिट्स पुट करेंगे ना, तो फंक्शन के पास x ही नहीं होगा तो कहाँ पुट करेंगे, इसलिए हमने t को इक्वल टू gx वापस रिप्लेस किया। लेकिन यहाँ जरूरी नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ फंक्शन t के फॉर्म में है, तो हमने लिमिट को भी तो t इक्वल टू कैलकुलेट कर लिया है ना, इसलिए फिर इसको x के फॉर्म में क्यों लाना। तो ओके स्टूडेंट्स, अब आप t की वैल्यू अपर लिमिट यहाँ पुट करेंगे माइनस लोअर लिमिट f, और t के पहले इसमें ये पुट करेंगे यहाँ पर gb माइनस f और g। तो आपके पास जो डेफिनेट इंटीग्रल है वो मेथड कौन सा पढ़ना है, डेफिनेट इंटीग्रल बाय सब्स्टिट्यूशन। इस मेथड को भी आप दो टाइप से अटेम्प्ट कर सकते हैं।
सकते हैं। ये फर्स्ट टाइप हो गया, ये सेकंड टाइप हो गया। दोनों में से जो आपको अच्छा लगता है वैसे ही आप इसका आंसर कंप्लीट कर सकते हैं। इसको और अच्छे से समझने के लिए हम यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। फर्स्ट एग्जांपल स्टूडेंट्स, इस फंक्शन का डेफिनेट इंटीग्रल इंटरवल है 0 to π/2। इस इंटरवल के बिटवीन आपको इस फंक्शन का डेफिनेट इंटीग्रल यहाँ कैलकुलेट करना है। हम लोग स्टडी कर चुके हैं डेफिनेट इंटीग्रल एक बाउंडेड रीजन का एरिया होता है। आने वाले लेसन में उसको और ज्यादा अच्छे से स्टडी करेंगे। उस बाउंडेड रीजन को भी हम लोग यहाँ पर हमारे बोर्ड पर आपके नोटबुक पर लेकर आएंगे, पहचानेंगे और उसका जो एरिया होगा उसकी कैलकुलेशन भी हम लोग करेंगे। प्रेजेंट में हमें इस फंक्शन का इस इंटरवल के बिटवीन डेफिनेट इंटीग्रल देना है। अब आप देख रहे हैं कि जो फंक्शन है इसका इंटीग्रल डायरेक्टली हम लोग नहीं करते हैं। तो यहाँ क्या देख रहे हैं, साइन ऑफ एक्स, ये किस फंक्शन का डेरिवेटिव है, तो मेनली कॉस ऑफ एक्स का। तो कॉस ऑफ एक्स यहाँ प्रेजेंट है, तो हम लोग यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो इंडेफिनेट इंटीग्रल हो तब भी इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, डेफिनेट इंटीग्रल हो तब भी इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन हम यूज करेंगे। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, लेट d is equal to cos of x, then इसका डेरिवेटिव क्या होगा स्टूडेंट्स, dt is equal to cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस sin of x dx। अब यहाँ पर माइनस तो नहीं है, नो प्रॉब्लम, माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस dt is equal to sin x। ऐसा राइट कर सकते हैं स्टूडेंट्स आप, ओके। तो इसको हम लोग क्या करने वाले हैं, ये लिमिट किसकी है, x की। आप चाहे तो x इक्वल टू ऐसा कुछ कर सकते हैं, आप चाहे तो कोई जरूरी नहीं है, ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हैं, cos स्क्वायर x dx। अब हम इस फंक्शन को t के फॉर्म में लेके जाएंगे। तो sin x dx को क्या राइट करना है हमें, माइनस dt, तो माइनस dt डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर। अब स्टूडेंट ध्यान से, क्योंकि आपने फंक्शन को वेरिएबल टी के फॉर्म में ले लिया है, लेकिन जो लिमिट्स है उनको आपने टी के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं किया है। वो लिमिट्स किसकी चल रही है, एक्स की। तो आप अगर राइट कर रहे हैं तो एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू पेमेंट, ऐसे हमें जरूर ध्यान रखना चाहिए। माइनस आउटसाइड ले लीजिए, 1/1 प्लस टी स्क्वायर। इसका इंटीग्रल क्या होता है, 1/a, 1/a, a की वैल्यू होता है, तो स्टूडेंट फॉर्मूला होता है 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाला। तो 1/a tan इनवर्स x अपॉन d, tan इनवर्स x d अपॉन d। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, x इक्वल टू π/। अब यहाँ देखेंगे इसमें तो समझ में आएगा कि फंक्शन जो है वो t के फॉर्म में है, लिमिट्स x की है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, या तो लिमिट्स को भी t के फॉर्म में हम लेकर आते हैं, तो यहाँ पर डायरेक्टली t की वैल्यू पुट कर देते हम लोग, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। तो फिर क्या करें हम लोग, अब t को वापस से आप x के फॉर्म में यहाँ पर रिप्लेस करेंगे। क्या करना होगा, माइनस आउटसाइड में ले लीजिए, tan इनवर्स t की वैल्यू वापस पुट करेंगे, cos ऑफ x, cos ऑफ x 0 to π। अब x के फॉर्म आ गया, ये लिमिट किसकी है, x की है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट, tan इनवर्स cos π/2 माइनस tan इनवर्स cos 0। ओके स्टूडेंट्स, माइनस tan इनवर्स π/2 0 माइनस tan इनवर्स 0, tan इनवर्स 0 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 1। अब इसकी कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, π/4 हो जाएगा tan 0
tan इनवर्स 0 कब होता है बताइए। tan इनवर्स 0 की वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी पाई बाई 4, और tan इनवर्स 0 की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट 0 माइनस पाई बाई 4। इसको रेडियन कहेंगे हम लोग, तो आप कह देंगे पाई बाई 4। ये डेफिनेट वैल्यू है तो हमने यहाँ पर लेंगे। इसका सेकंड मेथड क्या होगा कि जहां पर हमने cos ऑफ x को किससे रिप्लेस किया, t से, दैट dt इक्वल टू आ गया। यहीं पर आपको क्या करना था कि x इक्वल टू 0 है, यहाँ करते आप 0, तो t इक्वल टू क्या हो जाता है cos 0 1, तो लिमिट हो जाती है 1। सेकेंड पाई बाई 2, x इक्वल टू पाई बाई 2 लेने पर t इक्वल टू क्या हो जाता है cos पाई बाई 2 0, तो लिमिट चल जाती 1 to 0। ऐसा भी कर सकते हैं स्टूडेंट। ऐसा करने पर क्या होगा कि आपको वापस से इस फंक्शन को t से x में नहीं लाना पड़ता। फंक्शन डायरेक्टली t में है, लिमिट को भी आपने किस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है t के फॉर्म में, तो डायरेक्टली आप यहाँ पर पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए स्टूडेंट साहब, थोड़ा सा इसको प्रॉपर्ली हम ले लेते हैं। 4 बाई पाई 4 पाई, यहाँ पर क्या करेंगे स्टूडेंट्स 1 अपॉन x cos 1 अपॉन x, और यहाँ ले लेता हूँ मैं डॉट माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर, ऐसे कर लिया मैंने। ये जो 1 अपॉन x क्यूब है, मैंने इसको 1 अपॉन x और 1 अपॉन x स्क्वायर में क्या कर लिया है, 2 पार्ट्स में मैंने इसको कन्वर्ट कर लिया है। माइनस को भी उसके साथ एडजस्ट किया, क्यों, क्योंकि इसको हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन होगा। इसको क्यों t से सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्योंकि इसका जो डेरिवेटिव है वो ये है, इस वजह से करेंगे हम लोग। तो लेट p इज इक्वल टू माइनस के इक्वल 1 अपॉन x, देन इसका डेरिवेटिव लेंगे dt इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर। इसको हम dt से रिप्लेस कर देंगे cos t, और ये भी हो जाएगा t cos t हो जाएगा। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, आप चाहे तो लिमिट जो x के फॉर्म में चल रही है, इन लिमिट्स को भी किस फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, t के फॉर्म में कर लेते हैं। x इक्वल टू 4 अपॉन पाई, देन t इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 अपॉन पाई पाई बाई 4, x is equal to 2 upon pi, t is equal to pi by। ज्यादा अच्छा है। ऐसा करने से कंप्लीट फंक्शन किस में चलाएगा, वेरिएबल t में। ओके स्टूडेंट्स, इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ से, मैं यहाँ से कंटिन्यू कर रहे हैं। 1 अपॉन x को क्या पुट करेंगे आप t, इसको क्या पुट करेंगे आप cos t, और इसको क्या पुट करेंगे dt। फंक्शन t में आ गया, वेरिएबल t है, लिमिट्स भी t में पुट कर दीजिए आप। ये देखो 4 अपॉन पाई लोअर लिमिट, ये लोअर लिमिट हो जाएगी पाई बाई 4, ये हो जाएगा पाई बाई 2। ओके, अब आपको क्या करना है, इसका इंटीग्रल अब देख रहे हैं इसके अंदर, ये अलजेब्रिक फंक्शन है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। 2 फंक्शन का प्रोडक्ट हो गया, और जब 2 फंक्शन का प्रोडक्ट होता है तो आप प्रोडक्ट रूल यूज कर सकते हैं, जिसको हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के नाम से हम जानते हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में क्या होगा, काफी सिंपल है, इनमें से किसी एक को फर्स्ट फंक्शन, एक को सेकंड फंक्शन, आइलेट से आप जानकारी लेंगे, तो ये फर्स्ट होगा, ये सेकंड। ओके स्टूडेंट, टी एज इट इज cos t का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, एक बार राइट भी कर देते हम लोग, किसी को ध्यान नहीं होगा कि कैसे। फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखेंगे, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल माइनस फर्स्ट फंक्शन का विद रेस्पेक्ट टू t डेरिवेटिव, सेकंड फंक्शन का अगेन इंटीग्रल cos t dt, और जो ये फंक्शन हमें मिलता है उसका होल इंटीग्रल। ओके स्टूडेंट्स, और जो हमें ये रिजल्ट मिलेगा फाइनली उसको रहेगा लिमिट पाई बाई 4 टू पाई बाई। अब तो काफी सिंपल होगा आप लोगों के लिए, इसका इंटीग्रल आप जानते ही क्या होता है, साइन टी, ये साइन टी हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, फिर आप कर लेंगे
अब बाकी फाइनली क्या कर देंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। फंक्शन किस फॉर्म में चल रहा है, वेरिएबल टी है, तो लिमिट टी क्या है, लिमिट किसकी है, यहाँ पर लिमिट में टी की है, इसलिए आपको वापस से टी की वैल्यू 1/x पुट नहीं करनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि हमने लिमिट्स को भी t इक्वल टू के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। तो जो आप ये मेथड है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन या डेफिनेट इंटीग्रल बाय सब्स्टिट्यूशन, इसको आप 2 टाइप से कर सकते हैं, फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप, दोनों ही करेक्ट है। और हम कुछ क्वेश्चन देकर प्रैक्टिस करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल स्टूडेंट्स, इस फंक्शन का डेफिनेट, ये इंटरवल है 0 to 1 के बिटवीन आपको डेफिनेट इंटीग्रल देना है। अब आप तो इस फंक्शन को देखेंगे तो आप कहेंगे कि डायरेक्टली हमारे पास इसको लेकर कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है, तो इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो कुछ स्टूडेंट इसका आंसर डायरेक्टली जानते हैं, इसको हम लोग क्या राइट कर सकते हैं, 0 to 1, इसको हम राइट कर सकते हैं स्टूडेंट्स 2 sin इनवर्स x dx, ऐसा राइट कर सकते हैं। जैसे जैसे राइट करेंगे तो 2 कांस्टेंट को हम इंटीग्रल साइन के आउटसाइड में ले लेंगे, और sin इनवर्स x, इसका जो इंटीग्रल होगा वो आप जानते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कभी भी इंटीग्रल लेना हो, इंडेफिनेट डेफिनेट कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से लेते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एक लॉग फंक्शन, उसका भी आप क्या लेंगे, आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, सिंगल होते हुए। साइन इनवर्स x सिंगल फंक्शन है, 2 फंक्शन के प्रोडक्ट में नहीं दिख रहा है आपको, उसके बावजूद भी आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, जो 2 फंक्शन के प्रोडक्ट वाले फंक्शन का इंटीग्रल आपको देता है, उसका यूज देना पड़ता है किसमें, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जैसे साइन इनवर्स x, कोस इनवर्स x, tan इनवर्स x, इस टाइप के जो फंक्शन है, इनमें क्या करेंगे, इनको तो फर्स्ट फंक्शन ले लेंगे और सेकंड फंक्शन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, उसमें हम 1 कांस्टेंट फंक्शन लेते हैं, इसकी वैल्यू क्या होती है 1। ऐसे लॉग फंक्शन log ऑफ x, इसका इंटीग्रल कभी भी लेना हो आप डायरेक्टली नहीं ले सकते हैं, तो आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स या प्रोडक्ट रूल, जो इंटीग्रेशन के लिए जो प्रोडक्ट रूल हमने पढ़ा है उसको यूज लेते हैं। तो जनरली कुछ इसमें तो डायरेक्टली इसको राइट कर देंगे, तो कुछ को याद ही नहीं है, लर्न नहीं किया उन्होंने, तो उनके लिए सेकंड ऑप्शन क्या है कि हम लोग यहाँ किसको सब्स्टिट्यूट करें, टी को, सॉरी x को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा हमें, लेट या पुट कर लेते हैं हम लोग, h इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा, x को किससे रिप्लेस कर रहे हैं, tan थीटा। अब जब x को थीटा से रिप्लेस करेंगे तो ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन थीटा में आ जाएगा, वेरिएबल चेंज हो रहा है, तो dx को भी किसमें लाना पड़ेगा, थीटा में, dx is equal to sec square theta d theta। ओके स्टूडेंट्स, आप चाहे तो लिमिट भी साथ साथ कंप्लीट करिए, आप लिमिट भी देख लीजिए आप यहाँ पर, कैसे देखेंगे आप लिमिट यहाँ पर, चाहे तो ये आपके पास हो ऑप्शन, जब हम वेरिएबल चेंज कर रहे हैं तो लिमिट को भी चेंज कर सकते हैं, तो वापस फंक्शन को पुट नहीं करना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ से हम लेकर आते हैं x इक्वल टू क्या लेगा हम लोग 0, 0 पुट कीजिए आप, tan थीटा इक्वल टू 0, tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, जानते हैं आप लोग 0, रेडियन के लिए 0 पे पुट कर दीजिए, चलो रेडियन, एंड x इक्वल टू क्या ले लेते हैं 1 पुट कीजिए आप, tan थीटा की वैल्यू 1 कब होती है, tan थीटा इज इक्वल टू π/4 रेडियन। ऐसे अपने लिमिट्स को भी चेंज कर दिया, जब x थीटा के फॉर्म में जाएगा तो x की जो लिमिट है वो भी थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। ओके स्टूडेंट्स, इसको चेंज कर रहे हैं, क्या हो जाएगा ये, साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा स्टूडेंट, और dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, sec स्क्वायर थीटा। फंक्शन थीटा के फॉर्म में आ गया तो लिमिट को भी थीटा पे पुट कर दीजिए, 0 to π/4, अच्छा होगा। अब हमें वापस लौट कर यहाँ नहीं आना पड़ेगा, x तक नहीं आना आपको। अब x का जो पार्ट है
वो जो रोल है वो यहीं पर एंड हो जाता है। अब क्या हो जाएगा इसको क्या बोलेंगे हम, साइन 2 थीटा 0 to π/4 साइन इनवर्स साइन 2 थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट 0 to π/4, ये इसको कैंसिल करेगा 2 थीटा, तो कांस्टेंट है भाग थीटा सेक स्क्वायर थीटा। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, अलजेब्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, आइलेट से पूछेंगे तो ये फर्स्ट है ये सेकंड है। 2 आउटसाइड में पुट रखेंगे इसको, थीटा एज इट इज, सेकंड फंक्शन सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू थीटा माइनस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा, सेकंड फंक्शन इसका थीटा के रिस्पेक्ट इंटीग्रल, और जो भी आपको यहाँ से रिजल्ट मिलता है उसका थीटा के रेस्पेक्ट इंटीग्रल, और लिमिट्स 0 to π/4। स्टूडेंट्स आपको सॉल्व कर लेंगे आप आसानी से, आराम से सॉल्व, जो भी इसका रिजल्ट आता है सॉल्व करके, और फिर ये लिमिट, ये वैल्यू है वो थीटा की वैल्यू है ना कि एक्स की। अब आपको फंक्शन को एक्स के फॉर्म में वापस से नहीं लाना है क्योंकि आपने लिमिट्स को चेंज कर लिया है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, इसका आंसर कैसे दिया जाएगा। देखो ये हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में तो है नहीं ये फंक्शन, यहाँ पर x+2 है, उसकी पावर क्या है 1/2 है। तो जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये रूट हो जाता है, क्यूब रूट हो जाता है, इस टाइप से हमें प्रॉब्लम करते ही करते हैं। जब भी किसी अलजेब्रिक फंक्शन पे रूट आ जाता हो तब आपको वहां रिप्लेस करना पड़ेगा, लेट x+2 = t²। t² क्यों हम रिप्लेस कर रहे हैं, क्योंकि ये t² जैसे ही हम पुट करेंगे t² से रूट कैंसिल हो जाएगा, सिंप्लीफाई होके सिंपल सा रिजल्ट आ जाएगा t। अगर क्यूब रूट होता तो t³ लेते हम लोग, जानते हैं ना आप लोग, सिंपल करने के लिए। अब देखो आप इसको t² तो इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, क्या हो जाएगा dx = 2t dt। ओके स्टूडेंट्स, अब लिमिट को भी कन्वर्ट कर लेते हैं हम लोग, आप चाहे तो कर लो लिमिट को, नहीं चाहे तो आप मत करो, आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है। x = 0 देन t = क्या हो जाएगा, यहाँ से x की वैल्यू 0 का 2, तो t = क्या हो जाएगा √2। प्लस माइनस दोनों आ रहे हैं, हमने प्लस ले लिए तो इफ x = क्या ले लेंगे हम लोग 2, देन 2 + 2 कितना हो जाएगा 4, देन t = हमने यहाँ भी प्लस लिया यहाँ भी प्लस लिया, या दोनों जगह माइनस ले लेंगे हम लोग, ऐसे कर सकते हैं। ओके, ये वाला हो गया बात। अब इसको कंटिन्यू करो। ओके स्टूडेंट, इस x को क्या पुट करना पड़ेगा, इसको इधर लेकर आ जाएगा t² - 2 x को रिप्लेस कर देंगे, और ये हो जाएगा t² √ और dx की वैल्यू क्या है 2t dt। फंक्शन t के फॉर्म में कन्वर्ट होकर मिल गया है, तो लिमिट भी t की हम पुट कर देते हैं क्योंकि हमने एक कार्य किया है, तो √2 कितना सिंपल है, √2 कैलकुलेट कीजिए, t² - 2, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी t, ये हो जाएगा 2t² dt। कितना सिंपल क्वेश्चन हो गया स्टूडेंट्स, काफी सिंपल क्वेश्चन हो गया ये। मल्टीप्लाई करेंगे तो t4 - 4t², जनरल अलजेब्रिक फंक्शन। अब इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, x⁻n से t पावर में 5/5 t³ 3, लिमिट ऑलरेडी t की है, ये वैल्यू किसकी है t, तो डायरेक्टली अपर लिमिट माइनस लोअर। अगर आप ये लिमिट्स को चेंज नहीं करते तो t की वैल्यू को वापस पुट करना पड़ता, t² = x+2 यहाँ पुट करना पड़ता, यहाँ भी पुट करना पड़ता, फिर ये x की वैल्यू आपने होता। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने स्टडी किया है जो डेफिनेट इंटीग्रल है उसके डिफरेंट मेथड है। फर्स्ट मेथड याद है आपको, फर्स्ट मेथड हमने पढ़ा था डेफिनेट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ सम। आपके पास क्या होता है, एक सम
होता है उसके लिए आपको एक लिमिट लेनी पड़ती है, उस सम की लिमिट लेनी पड़ती है, तो उस मेथड का नाम क्या हुआ? एज द लिमिट ऑफ सम। ठीक है। सेकंड जो मेथड हमारे पास स्टूडेंट्स होगा, सेकंड मेथड क्या है? फंडामेंटल थ्योरम है। फंडामेंटल थ्योरम क्या होता है कि जो आपको डेफिनेट इंटीग्रल दिया गया है, आप उसके लिमिट्स को एक समय के लिए इग्नोर कर दीजिए और क्या करेंगे, उस फंक्शन का आप इनडेफिनेट इंटीग्रल कैसे लिख जा रहे हैं उससे आप उसका इंटीग्रल ज्ञात कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। उस फंक्शन में अपर लिमिट पहले रखना है, माइनस उसके बाद क्या रखना है, लोअर लिमिट। ये आपका फंडामेंटल थ्योरम हो गया। और मैक्सिमम केसेज में 99% प्लस केसेज में आप फंडामेंटल थ्योरम यूज लेते हैं। स्टूडेंट्स कुछ कंडीशंस ऐसी आ जाती है कि डायरेक्टली उस फंक्शन का इंटीग्रल आप नहीं डालते, तो उसके लिए डिफरेंट मेथड हमने इंडेफिनिट इंटीग्रल में पढ़े हैं। तो यहाँ भी हमने डेफिनेट इंटीग्रल में भी हमने उस एक मेथड को यहाँ भी स्पेशली लिया है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, सॉरी इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि आप डायरेक्टली फंक्शन का इंटीग्रल नहीं कर पा रहे हैं, तो एक ऐसे फंक्शन को आप पीछे सब्स्टिट्यूट करते हैं जिसका डेरिवेटिव उस फंक्शन के साथ अवेलेबल हो। तो ये कार्य तो हमने पहले भी कर लिया था, फिर यहाँ पे डिस्कशन क्यों किया, इसलिए क्योंकि जब आप फंक्शन को सब्स्टिट्यूट करेंगे अदर फंक्शन से, अदर वेरिएबल से, तो आपकी जो लिमिट्स है उन लिमिट्स पर ऐसा करने से क्या चेंजेस आएगा, उनको हमें कैसे हैंडल करना है, उसके लिए हमने इस मेथड को आज की क्लास में स्टडी किया है। स्टूडेंट्स, अब आपको इस एक्सरसाइज के अच्छे या सभी क्वेश्चंस को लेना है और सॉल्व करना है, और सॉल्व करके आपको काफी इस टॉपिक को स्ट्रॉन्ग बना लेना है। फ्रेंड्स, आज की क्लास को हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं।